आज के इस डीप डाइव का लक्ष्य बहुत स्पष्ट और सीधा है। एसएससी, रेलवे और बाकी सभी वनडे एग्जाम्स के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 151 तक का संपूर्ण और सटीक विश्लेषण। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले एक प्रीलिम्स अलर्ट देना बहुत जरूरी है। जो भी एस्पिरेंट्स इस चर्चा को सुन रहे हैं वो इसे बहुत ध्यान से समझें। ये अनुच्छेद राजव्यवस्था यानी पॉलिटी की रीढ़ है। बिल्कुल। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनके आधार पर हम कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं ताकि एग्जाम में कोई भी सवाल छूटे नहीं। देखिए, सीरियस एस्पिरेंट्स मार्क दिस। ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर एग्जाम पास करने की एक अचूक रणनीति है। हर एक आर्टिकल को एग्जाम के नजरिए से स्कैन किया जाएगा और उन ट्रैप्स पर भी बात होगी जहां नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए सबसे पहले भारत के उस विशाल नक्शे और उसकी सीमाओं की बात करते हैं। ये सीधा हमें पार्ट 1 यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पर ले जाता है। यानी अनुच्छेद 1 से 4, जिसमें अनुच्छेद 1 बहुत क्लियर कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सही कहा। और अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 3 वर्तमान राज्यों के नामों और उनकी बाउंड्रीज में बदलाव से जुड़ा है। मतलब अगर किसी राज्य का बंटवारा करना हो या एक नया राज्य बनाना हो तो अनुच्छेद 3 ही काम आता है। इसकी प्रक्रिया को अगर हम फ्लो चार्ट से समझें तो क्या फंडा निकल कर आता है? इसका तार्किक क्रम बहुत क्लियर है जी। किसी भी राज्य की सीमा बदलने की शुरुआत एक आइडिया या बिल से होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये बिल सीधे पार्लियामेंट में पेश नहीं हो सकता। इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होती है। हाँ, बिल्कुल। प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन अनिवार्य है। उसके बाद ही बिल पार्लियामेंट में जाता है, जहां इसे सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से पास किया जाता है। यानी कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए? एकदम नहीं। और यहाँ एक बहुत कड़क एग्जाम ट्रैप है। याद रखें, अनुच्छेद 1 में स्पष्ट रूप से यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का बिल्कुल नहीं। हाँ, एग्जामिनर अक्सर ऑप्शंस में फेडरेशन डाल के कंफ्यूज करते हैं। सही पकड़ा। अब जमीन और सीमाएं तय हो गई, तो वहां रहने वालों की पहचान भी तो तय करनी होगी। जिससे हम सीधा पार्ट 2 यानी सिटीजनशिप पर आते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 जब भी हम नागरिकता की बात करते हैं सबसे पहले दिमाग में अपना वोटर आईडी या पासपोर्ट आता है। अनुच्छेद 5 बताता है कि संविधान लागू होने के समय नागरिकता कैसे मिली, और अनुच्छेद 6 उन लोगों की बात करता है जो पाकिस्तान से भारत आए। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सबसे जरूरी हिस्सा अनुच्छेद 11 है ना? एकदम सही। और यहाँ पर एसएससी ट्रैप पर विशेष जोर देना बहुत जरूरी है। एस्पिरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि संविधान ने नागरिकता के नियम हमेशा के लिए पत्थर की लकीर की तरह तय कर दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। संविधान नागरिकता के प्रावधानों को स्थायी रूप से डिफाइन नहीं करता। ये शक्ति स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 11 के तहत पार्लियामेंट को दी गई है। पार्लियामेंट ही एक्ट बनाकर ये तय करती है कि नागरिकता कैसे मिलेगी और कैसे छीनी जाएगी। नागरिकता के बाद जो सबसे अहम चीज किसी इंसान को चाहिए वो है न्याय और समानता, जस्टिस का स्केल। और यहीं से पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं, जिसमें सबसे पहले समानता का अधिकार आता है, अनुच्छेद 12 से 18 तक। जैसे अनुच्छेद 14 कानून के सामने समानता की बात करता है और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अफसर की समानता देता है। और अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी का अंत करता है, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों यानी टाइटल्स का अंत करता है। ये पूरा हिस्सा समाज में बराबरी लाने की कोशिश है। रैंकर्स फोकस हियर इज इस सेक्शन में क्या सबसे ज्यादा रिपीट होता है? अनुच्छेद 17। एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि अनुच्छेद 17 एकदम एब्सोल्यूट है। इसका मतलब है कि इस अधिकार का कोई भी एक्सेप्शन या अपवाद नहीं है। किसी भी स्थिति में इस प्रैक्टिस को सही नहीं ठहराया जा सकता। बाकी फंडामेंटल राइट्स पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, पर इस पर नहीं। एकदम सही कहा। इसी समानता और मेहनत के जज्बे को देखते हुए वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए एक लाइन याद आ रही है। इरशाद। किताबों से इश्क का नशा कुछ ऐसा चढ़ता है, नींदे चुराकर जो पढ़ता है वही मेरिट में चढ़ता है। बहुत खूब। मेहनत का ये नशा ही आगे ले जाता है। अब इसी आजादी और मेहनत के एहसास को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 3 के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। आजादी की बात आते ही हम फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन वाले हिस्से में आ जाते हैं, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। एक पिंजरे से आजाद होते हुए सुनहरे पक्षी की तरह। सही एग्जाम्पल है। अनुच्छेद 19 हमें 6 तरह की आजादी देता है।
उसके बाद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। और 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है, जो बाद में जोड़ा गया था, जबकि 22 मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण देता है। यहाँ अनुच्छेद 19 की 6 स्वतंत्रताओं को रटने के बजाय एक फ्लो चार्ट या कहानी की तरह स्टेप बाय स्टेप समझना चाहिए। वो कैसे? देखिए, सबसे पहले इंसान बोलना सीखता है, यानी स्पीच। जब वो अच्छा बोलता है तो लोग उसे शांतिपूर्वक सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं, यानी असेंबली। और जब लोग इकट्ठा होते हैं तो मिलकर एक संगठन बना लेते हैं, यानी एसोसिएशन। बिल्कुल, संगठन बन गया तो वो अपने विचारों के प्रचार के लिए पूरे देश में घूमने निकल पड़ते हैं, यानी मूवमेंट। घूमते घूमते कोई जगह पसंद आ गई तो वहां बस जाते हैं, यानी रेजिडेंस। और जब बस गए तो पेट पालने के लिए कोई व्यापार या प्रोफेशन तो करेंगे ही। एज वी टीच एट दिशांत SSC अंडर द गाइडेंस ऑफ राहुल प्रकाश सर एंड देयर टीम, कॉन्सेप्ट्स की यही क्लैरिटी सबसे जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में इनका सीक्वेंस सीधा पूछ लिया जाता है। ये कहानी वाला लॉजिक इस क्रोनोलॉजी को हमेशा के लिए सेट कर देता है। चलिए अब एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजन की तरफ बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 और 24। ये दोनों ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर जैसे गंभीर अपराधों को रोकते हैं, जैसे हथकड़ियों का विजुअल दिमाग में आता है। हाँ, अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाता है, जबकि 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज में काम करने से रोकता है। और इसके तुरंत बाद आता है अनुच्छेद 25, जो धर्म की स्वतंत्रता का कोर है। इसको हम एक दिए के पास हाथ जोड़े हुए विजुअल से जोड़ सकते हैं। अनुच्छेद 25 देश के हर नागरिक को अपने अंतःकरण की आवाज सुनने और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी देता है। ये दिखावे से ज्यादा अंदर की आजादी है। एकदम सटीक। अब हम कल्चरल राइट्स और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज की बात करते हैं, अनुच्छेद 29 से 35। अनुच्छेद 29 माइनॉरिटी इंटरेस्ट के संरक्षण की बात करता है, लेकिन इस पूरे पार्ट 3 की जान है अनुच्छेद 32। डॉक्टर अंबेडकर वाला की फैक्ट। हाँ, उन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। इसके बिना बाकी सारे अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। और इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी करता है, जो कानूनी दस्तावेज होते हैं, और उनका लॉजिक फ्लोचार्ट की तरह ओपन होता है। सबसे पहले हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर किसी को इल्लीगल तरीके से पकड़ा गया है तो कोर्ट कहता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो। दूसरा है मैंडेमस यानी परमादेश। जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं करता तो कोर्ट कहता है हम आदेश देते हैं कि अपना फर्ज निभाओ। तीसरा और चौथा थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, प्रोहिबिशन और सर्ट्योररी। प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, जिसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकती है प्रोसीडिंग्स के दौरान, जबकि सर्ट्योररी यानी उत्प्रेषण में निचली अदालत के दिए गए फैसले को रद्द करके केस ऊपर मंगवा लिया जाता है। और आखिरी है क्वो वारंटू यानी अधिकार पृच्छा। जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर इल्लीगल तरीके से बैठ जाए तो कोर्ट पूछता है आप किस अधिकार से इस पद पर हैं। रिट्स का ये ब्रेकडाउन बहुत लॉजिकल था। अब हम राइट से निकलकर ड्यूटीज की तरफ आते हैं, यानी पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51। DSP, अगर फंडामेंटल राइट्स नागरिकों के लिए हैं तो DSP राज्य के लिए एक नैतिक मार्गदर्शन है, एक उखरे हुए पत्थर की तरह जो फाउंडेशन सेट करता है। जिसमें अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है। अनुच्छेद 44 पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC की पैरवी करता है। और अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, जबकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यहाँ एस्पिरेंट्स के लिए एक एग्जाम अलर्ट है, DSP नॉन जस्टिशिएबल यानी गैर न्यायोचित होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करती तो इन्हें लागू करवाने के लिए कोई अदालत नहीं जा सकता। ये कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं है। इस गैर न्यायोचित और शांत नेचर पर एक शायरी बनती है। सुनाइए। मंजिल मिलेगी यकीनन ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, पर DSP खामोश रहता है, न्यायालय में नहीं बोलता। वाह, न्यायालय में ये वाकई खामोशी रहते हैं। चलिए अब पार्ट 5 की शुरुआत करते हैं, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी संघ की कार्यपालिका की बात करता है, जिसका सबसे बड़ा चेहरा है देश के राष्ट्रपति।
संसद भवन के भव्य विजुअल के साथ इसे समझते हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 में उनके निर्वाचन यानी इलेक्शन का स्ट्रक्चर दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ का जिक्र करता है। राष्ट्रपति का इलेक्शन बाकी इलेक्शन से थोड़ा अलग होता है ना? बिल्कुल। इनके इलेक्टोरल कॉलेज का फ्लो चार्ट बहुत ध्यान से समझना चाहिए। जी। इन्हें कौन चुनता है? केवल इलेक्टेड एमपीज और स्टेट्स की विधानसभाओं के इलेक्टेड एमएलएज। यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स का यहाँ कोई रोल नहीं है? एकदम नहीं। सीरियस एस्पिरेंट्स मार्क दिस डिफरेंस। जी। मैं इलेक्टेड शब्द पर बार बार जोर दे रही हूँ। नॉमिनेटेड मेंबर्स इसीलिए वोट नहीं डालते क्योंकि उन्हें खुद राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उन्हें बाहर रखा गया। लेकिन जब बात इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की आती है अनुच्छेद 61 के तहत, तब प्रोसेस बदल जाता है। और यही एक बहुत बड़ा एसएससी ट्रैप है। देखिए, पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में तो हिस्सा नहीं लेते, लेकिन इम्पीचमेंट में पूरी तरह भाग लेते हैं। ये फैक्ट कैंडिडेट्स को अक्सर कंफ्यूज करता है। और अनुच्छेद 62 वैकेंसी की स्थिति को हैंडल करता है। As we teach at Dishant SSC under the guidance of Rahul Prakash sir and their team, ऐसी ही माइनर डिटेल्स पर हम क्लासरूम में फोकस करते हैं जहां ऑप्शंस फंसा देते हैं। ये बारीक डिटेल्स ही कट ऑफ क्लियर करवाती हैं। अब आते हैं एक और अहम पद पर, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 से 71। खाली राजसी कुर्सी का एक इमेज दिमाग में रखें। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 64 एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। एग्जैक्टली। पदेन सभापति होने का मतलब है कि उपराष्ट्रपति का अपना एज सच कोई अलग फंक्शन नहीं है। उनका प्राइमरी काम राज्यसभा को चलाना है और उन्हें सैलरी भी सभापति के तौर पर ही मिलती है। और अनुच्छेद 66 उनके निर्वाचन की प्रक्रिया बताता है। अब बढ़ते हैं पेन और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वाले हिस्से पर। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72। और अनुच्छेद 73 यूनियन एग्जीक्यूटिव की शक्ति के विस्तार की बात करता है। लेकिन पार्डन पावर का फ्लोचार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ये केवल एक सिंपल माफी नहीं है। इसके 5 अलग अलग प्रकार हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले पार्डन। इसमें सजा और दोष दोनों पूरी तरह माफ हो जाते हैं, एकदम क्लीन स्लेट। दूसरा है परम्यूटेशन। इसमें सजा का नेचर चेंज किया जाता है, जैसे फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल देना। तीसरा रिमिशन। इसमें सजा का नेचर सेम रहता है, बस टाइम कम हो जाता है, जैसे 2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट को 1 साल कर देना। चौथा रेस्पाइट, जो किसी स्पेशल कंडीशन में मिलता है। हाँ, जैसे प्रेगनेंसी या फिजिकल डिसेबिलिटी के केस में सजा को थोड़ा सॉफ्ट कर देना। और आखिरी है रिप्रीव, जिसमें किसी सजा पर टेम्पररी रोक लगाई जाती है, खास करके डेथ पेनल्टी पर, ताकि वो डिसीजन अपील फाइल कर सके। बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन था। अब आते हैं राउंड टेबल और ब्रीफ केस वाले एनवायरनमेंट में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। और अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी की स्थापना करता है। अनुच्छेद 78 पीएम की ड्यूटी बताता है राष्ट्रपति को इन्फॉर्म रखने की। यहाँ अटॉर्नी जनरल पर एक एग्जाम अलर्ट बनता है। ये देश के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर होते हैं और इनके पास भारत के किसी भी कोर्ट में राइट ऑफ ऑडियंस होता है। यानी वो किसी भी अदालत में जाकर सुनवाई में हिस्सा ले सकते हैं और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बैठ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन वोटिंग राइट नहीं होता। इस स्पेशल राइट ऑफ ऑडियंस पर मेरी एक शायरी सुनिए। बोलिए। सफलता की राहों में जब भी कोई रुकावट आए तो अनुच्छेद 76 की तरह अपना राइट ऑफ ऑडियंस इस्तेमाल करो और मेरिट में आगे बढ़ जाओ। क्या बात है, मोटिवेशन के साथ साथ रिवीजन भी। अब सीधा देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच की बात करते हैं, पार्लियामेंट की संरचना। नए संसद भवन का विजुअल। अनुच्छेद 79 पार्लियामेंट के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा और अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना बताता है। और अनुच्छेद 85 पार्लियामेंट के सेशंस, प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन से जुड़ा है। इन तीनों बॉडीज को याद रखने की एक क्लासिक मेमोरी ट्रिक है। सारला वाली ट्रिक। बिल्कुल। सा से संसद यानी अनुच्छेद 79, रा से राज्यसभा अनुच्छेद 80 और ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। इस क्रोनोलॉजी से आर्टिकल मैच करने वाले सवाल कभी गलत नहीं होते। अब संसद को एफिशिएंटली चलाने के लिए ऑफिशियल्स चाहिए। स्पीकर की कुर्सी को इमेजिन करें। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन की बात करता है। और अनुच्छेद 93 लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के रोल को डिफाइन करता है। इसी सीक्वेंस में अनुच्छेद 100 बहुत अहम है,
जो वोटिंग और कोरम से जुड़ा है। कोरम यानी सदन का काम शुरू करने के लिए मिनिमम अटेंडेंस। हाँ, जो कि टोटल मेंबर्स का 1/10 यानी 10% होता है। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके बाद एक स्टॉप साइन वाला हिस्सा आता है, डिसक्वालिफिकेशंस। अनुच्छेद 102 में मेंबर्स के डिसक्वालीफाई होने के ग्राउंड बताए गए हैं, जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना। और अनुच्छेद 105 में संसद और उसके सदस्यों के प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार हैं ताकि वो बिना किसी डर के सदन में अपनी बात रख सकें। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की। एक चमकते हुए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट, अनुच्छेद 108, जो कि जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, जब दोनों सदनों में किसी ऑर्डिनरी बिल पर डेडलॉक हो जाए। और अनुच्छेद 110 में मनी बिल यानी धन विधेयक की डेफिनेशन है, जबकि अनुच्छेद 111 में बिल्स पर राष्ट्रपति की परमिशन का प्रोसेस है। यहाँ जॉइंट सिटिंग पर एक शानदार फैक्ट है। जॉइंट सिटिंग हमेशा राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कभी राष्ट्रपति नहीं करते। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमेशा लोकसभा का स्पीकर, अंडर द गाइडेंस ऑफ राहुल प्रकाश सर एंड देयर टीम एट दिशांत SSC। हम टेस्ट सीरीज में ऐसे ही ट्रैप्स को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए हमेशा राष्ट्रपति होता है और जल्दबाजी में गलती हो जाती है। अब फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं। रुपए का सिंबल और एक लेदर ब्रीफकेस, अनुच्छेद 112, जिसे आम भाषा में हम बजट कहते हैं। पर संविधान में बजट शब्द नहीं है, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अनुच्छेद 114 अप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक से जुड़ा है। इसके बिना कंसोलिडेटेड फंड से 1 रुपया भी बाहर नहीं निकल सकता। और अनुच्छेद 117 फाइनेंस बिल यानी वित्त विधेयक की बात करता है। अब एक ऐसी सिचुएशन बनती है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कानून बनाना जरूरी हो गया है, हथौड़ा और घड़ी का विजुअल। तब लागू होता है अनुच्छेद 123। ये राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। इस अध्यादेश का लाइफ साइकिल बड़ा लॉजिकल है ना? हाँ, ये तब इशू होता है जब दोनों या कोई एक सदन छुट्टी पर हो, लेकिन इसकी वैलिडिटी परमानेंट नहीं होती। जब भी पार्लियामेंट का रीअसेंबली होता है तो उसके 6 हफ्ते के अंदर इसे पास करवाना अनिवार्य है, वरना ये लैप्स हो जाएगा। अब आते हैं देश के सबसे ऊंचे न्यायालय की तरफ, सुप्रीम कोर्ट की भव्यता। अनुच्छेद 124 कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट और गठन को डिफाइन करता है। और अनुच्छेद 129 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी इसके सभी फैसले और रिकॉर्ड सेफ रखे जाएंगे और वो लोअर कोर्ट्स के लिए मिसाल का काम करेंगे। साथ ही वो अपने कंटेम्प्ट यानी अवमानना के लिए फाइन या सजा भी दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट की इस ताकत और अडिग नेचर पर मेरी चौथी शायरी, सुनते हैं। न सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रुकेगा, न वनडे एग्जाम्स के एस्पिरेंट का हौसला झुकेगा। बहुत बढ़िया। हौसला हाई रखकर ही सुप्रीम कोर्ट की आगे की शक्तियां देखते हैं। अनुच्छेद 131 कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, जिसका मतलब है कि अगर 2 स्टेट्स आपस में लड़ पड़े या सेंटर और स्टेट के बीच टकराव हो तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और अनुच्छेद 137 उसे रिव्यू की पावर देता है, यानी कोर्ट को लगता है कि पिछले किसी फैसले में गलती थी तो वो उसे खुद बदल सकता है। अनुच्छेद 143 भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये राष्ट्रपति को पावर देता है कि वो किसी इंपॉर्टेंट मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी ओपिनियन ले सकें। अब इस पार्ट के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जो देश का ऑडिट सिस्टम है, कैलकुलेटर और ऑडिट फोल्डर की इमेज। अनुच्छेद 148 से 151। अनुच्छेद 148 CAG यानी कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफिस को एस्टैब्लिश करता है। उनके फंक्शंस और ड्यूटीज अनुच्छेद 149 में है। और अनुच्छेद 151 बताता है कि CAG अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, जो उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करवाएंगे। CAG को पब्लिक पर्स का गार्डियन भी कहा जाता है। बिल्कुल, सरकार का जितना भी एक्सपेंडिचर होता है उसका हिसाब CAG ही देखता है। सीधा वन लाइनर बनता है एग्जाम में कि गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स कौन है। तो ये था 1 से 151 तक का लंबा सफर। अब इस पूरे डीप डाइव को एक 360 डिग्री फ्रेमवर्क में बांधते हैं। रिवीजन के लिए ये अप्रोच बेस्ट है। कुछ मेजर कंपैरेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमेशा टकराते हैं। पहला है मनी बिल और फाइनेंस बिल के बीच का लॉजिक, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117। इसको एक लाइन में समझिए। सभी मनी बिल्स फाइनेंस बिल्स होते हैं,
पर सभी फाइनेंस बिल्स मनी बिल्स नहीं होते। क्योंकि मनी बिल का स्कोप लिमिटेड होता है। हाँ, मनी बिल में स्पेसिफिकली टैक्स लगाना, हटाना या गवर्नमेंट की बोरोइंग वाले बेसिक मैटर्स आते हैं और इस पर सिर्फ लोकसभा का कंट्रोल है। जबकि फाइनेंस बिल का एम्बिट ब्रॉड होता है, उसमें और भी एक्सपेंडिचर्स आते हैं। दूसरा बड़ा कंपैरिजन है फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी का, पार्ट 3 वर्सेस पार्ट 4। जैसा हमने पहले हाईलाइट किया, फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल है, आप कोर्ट जा सकते हैं इनके वायलेशन पर, लेकिन डीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है। वो राज्य के लिए मॉरल इंस्ट्रक्शंस हैं, लीगल बाउंड्रीज नहीं। और ऑर्डिनेंस की लाइफ को लेकर भी एक ट्रिक है ना? हाँ, ये एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी हो सकती है? ये 6 महीने प्लस 6 हफ्ते होती है। क्योंकि पार्लियामेंट के 2 सेशंस में मैक्स गैप 6 महीने का हो सकता है। एग्जैक्टली। और सेशन शुरू होने के बाद 6 हफ्ते का टाइम मिलता है परीक्षा के लिए। यही 360 डिग्री नजरिया हम दिशांत एसएससी में राहुल प्रकाश सर एंड देयर टीम की गाइडेंस में तैयार कराते हैं। तो इस क्लैरिटी को टेस्ट करने के लिए आते हैं एमसीक्यू चैलेंज पर। राउंड 1। एस्पिरेंट्स ध्यान से सुने। सवाल है, अनुच्छेद 32 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। दूसरा कथन, यह संसद को रिट जारी करने का अधिकार देता है। ऑप्शंस हैं ए, केवल एक सही है, बी, केवल 2 सही है, सी, दोनों सही हैं, डी, न तो एक न ही 2। यहाँ एस्पिरेंट्स को एलिमिनेशन लॉजिक अप्लाई करना है। कथन 1 को देखिए, हमने डिस्कस किया था कि अंबेडकर जी ने इसे आत्मा कहा है, तो ये स्टेटमेंट परफेक्टली राइट है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पर। यहाँ लिखा है कि ये संसद को रिट जारी करने का अधिकार देता है। और यही पर कैच है। एकदम, रिट जारी करने की पावर पार्लियामेंट को नहीं, सुप्रीम कोर्ट को मिलती है इस आर्टिकल से। तो कथन 2 गलत हो गया। अब लॉजिक के हिसाब से जो विकल्प बचा वही इसका सही उत्तर होगा। शानदार। अब एमसीक्यू चैलेंज 2 देखते हैं। लेट्स सी। संसद की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए, अनुच्छेद 108, बी, अनुच्छेद 110, सी, अनुच्छेद 112, डी, अनुच्छेद 123। फिर से ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। ऑप्शन बी, जो कि अनुच्छेद 110 है, वो तो मनी बिल है, तो वो आउट। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट है, ये भी आउट। और ऑप्शन डी, अनुच्छेद 123 ऑर्डिनेंस पावर है राष्ट्रपति की। तो अब जो अकेला ऑप्शन बच गया वही तार्किक रूप से करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऐसे क्रॉस आउट करके पढ़ने से नेगेटिव मार्किंग बच जाती है। ये अप्रोच प्रेशर सिचुएशन में बहुत टाइम बचाता है। संविधान के इन अनुच्छेदों पर क्लियर पकड़ का मतलब है वन डे एग्जाम्स की मेरिट में अपनी पकड़ मजबूत करना, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना। एक मेंटर के रूप में मेरा यही कॉल टू एक्शन है एस्पिरेंट्स के लिए कि डेली अपडेट्स और ऐसी ही एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए दिशांत एसएससी को सब्सक्राइब करें और राहुल प्रकाश सर के मार्गदर्शन में टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। चलिए सेशन एंड करने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं। हमने पार्ट 1 की बाउंड्री से शुरुआत की, फिर पार्ट 2 में सिटीजनशिप पर पार्लियामेंट की शक्ति देखी, पार्ट 3 में राइट्स, खासकर अनुच्छेद 17 की एब्सोल्यूट नेचर और 32 की रिट्स को समझा। फिर पार्ट 4 के डीएसपी को कवर करते हुए हम पार्ट 5 में राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज और इम्पीचमेंट में नॉमिनेटेड मेंबर्स के ट्रैप को समझे। वहां से उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल का राइट ऑफ ऑडियंस, पार्लियामेंट के प्रोसेसेस, ऑर्डिनरी और मनी बिल का डिफरेंस और सुप्रीम कोर्ट की पावर्स से होते हुए सीए जीत तक का सफर हमने मुकम्मल किया। जो मेन टेकअवेज प्रीलिम्स और मेंस के लिए हैं वो एक्सेप्शंस और एसएससी ट्रैप्स में छुपे हैं, जैसे डीपीएसपी का गैर न्यायोचित होना, जॉइंट सिटिंग को स्पीकर द्वारा चेयर करना और ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ लिमिट। इन फैक्ट्स को मार्क करके रखना है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक प्रोवोकेटिव थॉट, जो टॉपिक सबसे ज्यादा डिबेट में रहता है। आज हमने फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी दोनों को पढ़ा। दोनों ही जरूरी हैं। पर सोचिए, अगर कभी किसी रियल सुप्रीम कोर्ट केस में फंडामेंटल राइट्स, जो कि न्यायोगत हैं, और डीएसपी, जो राज्यों की मॉरल ड्यूटी है, आपस में टकरा जाएं, तो जीत किसकी होगी? एक तरफ इंडिविजुअल की आजादी और दूसरी तरफ सोसाइटी का डेवलपमेंट। क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस डायरेक्ट टकराव के लिए कोई रास्ता छोड़ा था? इस पर खुद से थोड़ा रिसर्च कीजिए। संविधान को जितना डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम क्लियर करना उतना ही आसान होगा। बिल्कुल, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में एक और डीप डाइव के साथ। संविधान का भाग 6, अगर हम भारतीय प्रशासन और राज व्यवस्था के इस हिस्से को समझने की कोशिश करें
तो ये केवल कुछ अनुच्छेदों का एक उबाऊ संग्रह बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं कहूंगा कि यह हमारे पूरे संघीय ढांचे या जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसका एक बहुत ही विस्तृत और जीवंत ब्लूप्रिंट है। एकदम सही कहा। आज के इस डीप डाइव में हम अनुच्छेद 152 से 268 के बीच गोता लगाने वाले हैं। ये सीधे तौर पर राज्य सरकार और संघीय ढांचे का कोर है। हाँ, और एक मेंटर के नजरिए से मैं स्पष्ट कर दूं कि इसमें कार्यपालिका, विधायिका, उच्च न्यायालय और पंचायत नगरपालिका का विस्तृत कवरेज वनडे एग्जाम्स के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी एस्पिरेंट्स ने, पर ये पॉलिटी का चक्रव्यूह है। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो सिलेक्शन रह जाता है कोसों दूर। बिल्कुल, और इसीलिए हमें केवल बुलेट पॉइंट्स को रटना नहीं है, बल्कि एग्जाम्स के नजरिए से इसके पूरे बैकग्राउंड को गहराई से समझना है। तो चले इस जटिल ढांचे को एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से डिकोड करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए कैंडिडेट्स को एक लॉजिकल रोड मैप फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल एक यात्रा की तरह। देखिए, अगर स्टूडेंट्स इस फ्लो चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझे तो लॉजिक बहुत क्लियर हो जाता है। हाँ। सबसे पहले शुरुआत होती है अनुच्छेद 153 से 167 तक। हाँ, जहाँ राज्यपाल और मंत्री परिषद का पूरा विवरण मिलता है। सही। उसके बाद यात्रा आगे बढ़ती है राज्य विधानमंडल की ओर, जो 168 से 212 तक चलता है। मतलब जहाँ असल में एक कानून बनते हैं। एकदम। फिर हम विधायी शक्तियों और न्यायपालिका पर आते हैं, अनुच्छेद 213 से 237 तक। हाँ। और फिर स्थानीय शासन यानी 243 से 243 ZG तक। और अंत में जाकर ये पूरा ढांचा केंद्र राज्य संबंधों यानी 245 से 263 पर आकर पूरा होता है। रैंकर्स फोकस है, इस रोड मैप को दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी से सीधे सवाल बनते हैं वनडे एग्जाम्स में। तो चलिए इसी लॉजिकल फ्लो को पकड़ते हुए राज्य की कार्यपालिका के सबसे ऊपरी पद यानी राज्यपाल से शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 153, 154 और 155 को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो तस्वीर साफ होने लगती है। बिल्कुल। अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और 154 राज्य की पूरी कार्यकारी शक्तियां उनके हाथों में दे देता है। लेकिन अनुच्छेद 155 सबसे ज्यादा दिलचस्प है, जो उनकी नियुक्ति की बात करता है। हाँ, अगर स्टूडेंट्स 3D फ्लो चार्ट विजुअल को इमेजिन करें तो सेंटर में राज्यपाल का पद है। सबसे पहला पॉइंट, राज्यपाल केंद्र सरकार का नामित या नॉमिनी होता है। मतलब उनका कोई चुनाव नहीं होता, वे सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या जैसे हम प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं, तब तक ही वे अपने पद पर काम करते हैं। प्रीलिम्स अलर्ट, एस्पिरेंट्स यहाँ ध्यान दें, 7वें संविधान संशोधन का जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए, 1956 के 7th अमेंडमेंट ने ये ऐतिहासिक बदलाव किया कि एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ये एक ऐसा फैक्ट है जो सीधे एग्जाम्स में हिट करता है। अब अगर हम राज्यपाल की शक्तियों और अनुच्छेद 159 में दी गई उनकी शपथ की बात करें तो अनुच्छेद 161 का क्षमादान बहुत अहम हो जाता है। एग्जाम ट्रैप, यहीं पर एग्जामिनर कैंडिडेट्स को फंसाता है। सुनने में ये राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जैसा लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, मृत्युदंड यानी डेथ सेंटेंस का फर्क। बिल्कुल। राज्यपाल किसी भी राज्य की कानून के तहत दी गई सजा को कम कर सकता है, लेकिन वो मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। ये शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। और इसके अलावा कूटनीतिक या सैन्य शक्तियां भी राज्यपाल के पास बिल्कुल नहीं होती हैं। प्रेसिडेंट के पास है फांसी रोकने का जादू, गवर्नर की पावर्स में मत ढूंढना या तराजू। As we teach at Dishant SSC under the guidance of Rahul Prakash sir and their team, पॉलिटी में कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं है, समझना है। तो कार्यपालिका के इस ढांचे में असली शक्तियां किसके पास हैं? ये अनुच्छेद 163 क्लियर करता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। इसी के साथ हमें अनुच्छेद 165 यानी महाधिवक्ता को भी देखना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स इस तुलनात्मक फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे केंद्र में अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक वैसे ही राज्य में अनुच्छेद 165 के तहत एडवोकेट जनरल होते हैं। एकदम सही। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री और राज्यपाल का संवाद बहुत क्रिटिकल है। हाँ, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य तय करता है कि वो प्रशासन की हर जानकारी राज्यपाल को दे। सीरियस एस्पिरेंट्स मार्क दिस। ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक संविधानिक अनिवार्यता है जो चेक एंड बैलेंस बनाए रखती है। अब कार्यपालिका से आगे बढ़कर राज्य विधानमंडल की संरचना पर आते हैं।
अनुच्छेद 168 से 171 इसका फ्लो चार्ट तैयार करते हैं। देखिए, विधानमंडल केवल विधानसभा नहीं है। इसमें राज्यपाल, विधानसभा और अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो वो भी शामिल होती है। विधान परिषद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दरअसल ऑप्शनल है। हाँ, अनुच्छेद 169 स्पष्ट करता है कि विधान परिषद का उत्साधन या सृजन कैसे होगा। ये राज्य की इच्छा और संसद की मंजूरी पर निर्भर है। और अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना तय करता है, जिसमें अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद हर राज्य के नसीब में कहाँ, और मेहनत के बिना सरकारी नौकरी का ख्वाब कहाँ। बिल्कुल सही बात है। एस्पिरेंट्स को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अब जब सदन बन गया तो उसे चलाने के लिए अधिकारी भी चाहिए। अनुच्छेद 178 विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। और ठीक वैसे ही अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की चर्चा करता है। और इनकी स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 186 बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इनका वेतन राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, यानी उस पर मतदान नहीं हो सकता। एसएससी ट्रैप, यहाँ एक अलार्म बजाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत से कैंडिडेट्स सोचते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा राज्यपाल को देता है। हाँ, जो कि एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। बिल्कुल। असल में अध्यक्ष अपना इस्तीफा हमेशा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर को सौंपता है। इसे बिल्कुल जोर देकर दिमाग में बिठा लेना चाहिए। अब अगर इस्तीफे से आगे अयोग्यता की बात करें तो अनुच्छेद 190 और 191 सामने आते हैं। देखिए, अनुच्छेद 190 रिक्तियों की बात करता है, जैसे अगर कोई 7 दिन तक बिना अनुमति अनुपस्थित रहे। और अनुच्छेद 191 लाभ का पद धारण करने जैसी अयोग्यताओं को डिकोड करता है। लेकिन यहाँ डिसीजन प्रोसेस या निर्णय प्रक्रिया का फ्लो चार्ट बहुत साइंटिफिक है। मतलब ये फैसला कोई एक व्यक्ति मनमानी से नहीं ले सकता। एकदम स्टेप बाय स्टेप समझें। पहले अयोग्यता का प्रश्न उठता है, फिर वो राज्यपाल के पास जाता है। लेकिन राज्यपाल चुनाव आयोग की राय लेने के लिए बाध्य हैं। हाँ, चुनाव आयोग की राय के बाद ही अंतिम निर्णय आता है। As we always emphasize in Dishant SSC classes under the guidance of Rahul Prakash sir and their team, ये फ्लो चार्ट्स आपके रिवीजन का ब्रह्मास्त्र हैं। इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करते हुए चलिए धन विधेयक यानी मनी बिल की विशेष प्रक्रिया को समझते हैं, जो अनुच्छेद 198 और 199 में दी गई हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही पेश होता है। रिमेंबर दिस एस्पिरेंट्स, इस ट्रिगर को नोट कर लें। बिल्कुल। विधान परिषद के पास धन विधेयक के मामले में ना के बराबर शक्तियां हैं। वो इसे अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। और अगर 14 दिन में वापस नहीं किया तो वो पारित मान लिया जाता है। मनी बिल के 14 दिन और एसएससी की कट ऑफ, दोनों में चूकने की कोई गुंजाइश नहीं होती। एकदम सटीक तुलना की आपने। और जब हम वित्तीय मामलों की बात करते हैं तो अनुच्छेद 202 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय बैलेंस, जिसे आम भाषा में बजट कहते हैं, उसका प्रावधान करता है। लेकिन अगर सदन सत्र में ना हो और तुरंत कानून चाहिए, तब क्या होगा? तब अनुच्छेद 213 सामने आता है, जो राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति है, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। देखिए, यहाँ एक फैक्ट बॉक्स समझना जरूरी है। जैसे ही विधानसभा का सत्र दोबारा शुरू होता है, उसके 6 सप्ताह के भीतर इस अध्यादेश को स्वीकृति मिलनी ही चाहिए। मतलब अगर 6 सप्ताह बीत गए तो वो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब हम कार्यपालिका और विधायिका से आगे राज्य की न्यायपालिका पर आते हैं। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करता है। और अनुच्छेद 215 इसे एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा देता है। लेकिन यहाँ सबसे क्रिटिकल है अनुच्छेद 217, जो जजों की नियुक्ति की बात करता है। एग्जाम ट्रैप। अब स्टूडेंट्स अक्सर इस अपॉइंटमेंट और शपथ में कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, और एग्जामिनर इसी का फायदा उठाता है। नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करता है, सीजेआई और राज्यपाल के परामर्श से। लेकिन जो शपथ या ओथ दिलाने का काम है वो राज्यपाल करते हैं। हाँ, और अगर हटाने की बात आए तो वो रिमूवल पावर फिर से राष्ट्रपति के पास है। ये कंफ्यूजन एग्जाम में सीधे माइनस मार्किंग करवाता है। और इसी कंफ्यूजन को दूर करना हमारा मकसद है। अब अगर हाई कोर्ट की सबसे बड़ी पावर देखें तो वो अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति है। यहाँ हमें एक 360 एनालिसिस करना चाहिए। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 से इसकी तुलना करें तो हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है। मतलब दायरा बड़ा होने का क्या लॉजिक है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य यानी
कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स पर जब भी आंच आए तो बस आर्टिकल 32 और 26 याद आए। As they teach at Dishant SSC under the guidance of Rahul Prakash sir and their team, ये तुलनात्मक अध्ययन ही टॉपर्स की पहचान है। टॉपर्स हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हाई कोर्ट के नीचे भी एक पूरा सिस्टम काम करता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। हाँ, अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा है और अनुच्छेद 235 इन पर हाई कोर्ट का प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करता है। यहाँ फैक्ट बॉक्स पे फोकस करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से ये एक बहुत ही अहम फैक्ट है। अब राज्य के सामान्य ढांचे से थोड़ा अलग हटकर हम अनुच्छेद 239 और 241 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये अनुभाग संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूडीज के प्रशासन और उनके हाई कोर्ट्स की बात करता है। और इसी के साथ एक येलो अलर्ट बॉक्स भी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हैं। हाँ, अनुच्छेद 244 गंभीर एस्पिरेंट्स को मार्क कर लेना चाहिए। यह अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के विशेष प्रशासन से जुड़ा है, जो हमारी विविधता को सुरक्षित रखता है। अब अगर हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करें तो हमें सीधे गांव की ओर चलना होगा। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक एस्पिरेंट्स को ये 3 टियर स्ट्रक्चर विजुअलाइज करना चाहिए। मतलब सबसे नीचे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद। बिल्कुल, और इस एग्जाम एंगल को डिकोड करें तो अनुच्छेद 243 डी सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जो SC ST और महिलाओं के आरक्षण की बात करता है। और अनुच्छेद 243 के भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जो राज्य चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है। गांव की चौपाल से लेकर जिला परिषद तक और मॉक टेस्ट से लेकर फाइनल मेरिट तक हर एक स्टेप जरूरी है। बिल्कुल, और इसी तर्ज पर शहरों के लिए नगर पालिकाओं की व्यवस्था अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक की गई है। हाँ, इसके भी 3 स्तर हैं: नगर पंचायत, नगर परिषद और बड़े शहरों के लिए नगर निगम। इसके साथ ही सहकारी समितियों का जिक्र करना भी जरूरी है। एकदम, अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक सहकारी समितियों का प्रावधान है, जिसे 97वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 243 SY राज्य वित्त आयोग का कार्य स्पष्ट करता है। अब हम इस पूरे ढांचे के सबसे संवेदनशील हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जो है केंद्र राज्य संबंध। अनुच्छेद 245 कानूनों के विस्तार की बात करता है और अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियों यानी रेसिडुअरी पावर्स संसद को सौंपता है। लेकिन आपातकाल के समय क्या होता है? देखिए, अनुच्छेद 250 इसे बहुत अच्छे से समझाता है। अगर आपातकाल लागू है तो संसद राज्य सूची के विषयों पर भी बेरोक-टोक कानून बना सकती है। अंडर द गाइडेंस ऑफ राहुल प्रकाश सर एंड देयर टीम एट दिशांत SSC, हम आपको ऐसे ही बेर एक्ट के जटिल शब्दों को आसान भाषा में घोलकर पिलाते हैं। तो अब विधायी संबंधों से आगे प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों पे आते हैं। अनुच्छेद 256 राज्यों को केंद्रीय कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य करता है। और अनुच्छेद 266 संचित निधियों का विस्तृत खाका खींचता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है अनुच्छेद 262, जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्यायान्वयन की बात करता है। नदियों के जल पर झगड़ा हो तो आर्टिकल 262, और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग हो तो सीधा करियर का इशू। हाँ, क्योंकि ऐसे विवादों के लिए संसद अलग ट्रिब्यूनल बनाती है ताकि अदालतों का समय बचे। अब समय है एक रैपिड फायर रिवीजन का, ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। बिल्कुल, स्रोत याद रखें, भाग 6 और भाग 9। प्रमुख पद राज्यपाल 153, CM 164 और महाधिवक्ता 165। न्यायपालिका की बात करें तो हाईकोर्ट 214 और जिला जज 233। और संघवाद का सबसे बड़ा उदाहरण अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद। अब एस्पिरेंट्स के लिए पहला MCQ चैलेंज। प्रश्न ध्यान से सुने। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। दूसरा, एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता। अब यहां हमें एलिमिनेशन लॉजिक लगाना है। पहला कथन अगर हम देखें तो वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरे कथन में क्या पेच है? पेच है 7वें संविधान संशोधन का। हमने अभी डिस्कस किया था कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल बन सकता है,
तो दूसरा कथन गलत हो जाता है और हम आसानी से सही विकल्प तक पहुंच सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब दूसरा चैलेंज, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? देखिए, विकल्पों में आमतौर पर राज्यपाल या मुख्यमंत्री सबसे पहले दिया होता है। और यही एसएससी ट्रैप है जहां कैंडिडेट्स फंस जाते हैं। हाँ, विधायिका की स्वतंत्रता के सिद्धांत को याद करें तो अध्यक्ष अपना इस्तीफा हमेशा उपाध्यक्ष को ही देगा। यही सही लॉजिक है। तीसरा प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों और अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकता है? विकल्प है 32, 226, 165 या 213। अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। 32 तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है, तो वो बाहर। 165 महाधिवक्ता के लिए है, वो भी बाहर। और 213 तो राज्यपाल के अध्यादेश की बात करता है। तो बचा क्या? 226, और यही सही उत्तर है। ऑप्शंस एलिमिनेट करना एक कला है। जिसने ये सीख लिया, समझो उसका बेड़ा पार चला है। आखिरी एमसीक्यू चैलेंज, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन से संबंधित है? विकल्प है 243B, 243D, 243K और 243I। यहां भी लॉजिकल ब्रेकडाउन काम आएगा। 243D तो आरक्षण के लिए था, SC/ST वाला। हाँ, और 243K राज्य चुनाव आयोग के लिए था। बिल्कुल, और 243I वित्त आयोग के लिए है। इसलिए एलिमिनेशन के बाद स्पष्ट है कि गठन की बात 243B में ही होगी। तो एस्पिरेंट्स, आज के इस पूरे मास्टर क्लास का एक क्विक रिकैप लें तो 70वां संशोधन अनुच्छेद 226 बनाम 302 और अध्यादेश की 6 सप्ताह की समय सीमा, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गेम चेंजर हैं। एकदम। और इस सेशन को मैं इसी ऊर्जा के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिन्हें दिन रात दोहराया जाता है। और जाते जाते एक प्रोवोकेटिव थॉट जिस पे आप सभी को सोचना है। सोचिए, अगर किसी राज्य में अचानक चुनाव के बाद त्रिशंकु विधानसभा बन जाए और संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाए, तो उस शून्य की स्थिति में राज्यपाल की भूमिका क्या होगी? इसे खुद एक्सप्लोर करें और अपनी तैयारी को यूं ही धार देते रहें। भारतीय संविधान का ढांचा, भाग 12 से 20, फाइनेंस, सर्विसेज, इलेक्शंस, इमरजेंसीज और अमेंडमेंट्स। आज के इस डीप डाइव का मिशन एकदम स्पष्ट है। एसएससी, रेलवेज और सभी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए संविधान के इन सबसे महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सों को पूरी तरह से डिकोड करना है। ये सेशन एक मास्टर क्लास की तरह काम करेगा, जहां हम सिर्फ आर्टिकल्स के नंबर नहीं रटेंगे, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक और उस क्यों को समझेंगे जो एग्जाम हॉल के प्रेशर में सबसे ज्यादा काम आता है। बिल्कुल, और ये अप्रोच बहुत ज़रूरी है। देखिए, एस्पिरेंट्स को ये समझना होगा कि सिलेक्शन सिर्फ किताबें ख़त्म करने से नहीं होता। परीक्षा के दृष्टिकोण से, मतलब ये डिकोड करना ज़्यादा ज़रूरी है कि सवाल आखिर बनते कहाँ से हैं, एग्जामिनर की मानसिकता क्या होती है और वो कहाँ ट्रैप या फंसाने वाले सवाल सेट करता है। आज हम हर उस ट्रैप का पोस्टमार्टम करेंगे जो अक्सर कैंडिडेट्स को नेगेटिव मार्किंग की तरफ धकेल देता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले बात करते हैं सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की, जो संविधान के भाग 12 में आता है। इसे रटने के बजाय हम उस बाल्टी और सिक्कों वाले विजुअल को इमेजिन करते हैं, जिसे क्लासरूम में अक्सर एक मेंटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए यूनियन यानी संघ की एक बहुत बड़ी बाल्टी है, जिसमें देश भर से टैक्स के रूप में बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो रहे हैं। अब संघ टैक्स वसूलता तो है, लेकिन ये सारा खजाना सिर्फ केंद्र सरकार की तिजोरी में नहीं रहता। सही बात है, वो पैसा राज्यों तक भी तो पहुंचना चाहिए। एग्जैक्टली। ये पैसा 2 मुख्य रास्तों से राज्यों की छोटी बाल्टियों तक पहुंचता है। पहला रास्ता है ए, जो अनुच्छेद 270 के तहत आता है। इसमें वो टैक्स होते हैं जो केंद्र वसूलता है, लेकिन फिर उसे केंद्र और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। और दूसरा रास्ता है बी, अनुच्छेद 269 के तहत, जहां टैक्स तो संघ द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं, लेकिन वो सिक्के पूरी तरह से राज्यों की बाल्टी में डाल दिए जाते हैं। What's fascinating here is कि इस पूरी बाल्टी से किस राज्य को कितने सिक्के मिलेंगे, इसका फैसला केंद्र सरकार अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकती। यहीं पे एंट्री होती है अनुच्छेद 280 की, यानी वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की। इसका मुख्य काम ही ये सिफारिश करना है कि केंद्र और राज्यों के बीच करों का वितरण कैसे हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। सीरियस एस्पिरेंट्स इस बात को मार्क कर लें। हाँ, ये वाला ट्रैप तो वनडे एग्जाम्स का फेवरेट है। बिल्कुल। परीक्षा में अक्सर सवाल आता है कि वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है,
चूंकि इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में किया जाता है और इसका सीधा उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में है, इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एग्जामिनर ऑप्शन में वैधानिक निकाय यानी स्टैट्यूटरी बॉडी देकर बहुत चालाकी से कंफ्यूज करता है। वैधानिक निकाय वो होते हैं जो संसद के किसी अधिनियम द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि वित्त आयोग सीधे संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। रुकावट के लिए खेद है, लेकिन ये पॉइंट इतना क्रिटिकल है कि मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगी। कैंडिडेट्स कई बार दबाव में ये मान लेते हैं कि जो भी संस्था सरकार चला रही है वो वैधानिक होगी, लेकिन अगर किसी संस्था का अपना अनुच्छेद है, जैसे वित्त आयोग का 280 है, तो वो संवैधानिक ही होगी। इसी भाग 12 में एक और बहुत बड़ा विषय है जो अक्सर मेंस परीक्षा और गहराई से पूछे जाने वाले प्रीलिम्स सवालों में आता है, संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब अनुच्छेद 300A में है। और ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव था। बिल्कुल। पहले ये अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मेंस की आंसर राइटिंग में भी ये पॉइंट बहुत वैल्यू ऐड करता है। और इसके पीछे का लॉजिक समझना भी बहुत जरूरी है। विकास कार्यों जैसे हाईवे बनाने या बांध बनाने के लिए सरकार को जमीन अधिग्रहण करने में बहुत कानूनी अड़चनें आ रही थी, क्योंकि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि उनका मौलिक अधिकार छिन रहा है। 44वें संशोधन ने उस पूरी तस्वीर को बदलकर रख दिया। अब इसका सीधा मतलब यह है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं रहा। एकदम शीशे की तरह साफ। और एस्पिरेंट्स को ये 44वां संशोधन एकदम टिप्स पर याद होना चाहिए। इस सफर की शुरुआत में रातों को जागकर इन अनुच्छेदों को रटते हुए एस्पिरेंट्स के संघर्ष को देखकर एक बात याद आती है, नींदें उड़ा रखी हैं इन किताबों ने, वरना हम भी कभी सुकून से सोया करते थे। सिलेक्शन की जिद है, इसलिए तो अनुच्छेद रटा करते थे। बहुत खूब। ये जिद ही है जो कट ऑफ की उस लकीर के पार ले जाती है। चलिए अब हम भाग 13 और 14 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने टैक्स का पैसा तो बांट दिया, लेकिन इस पूरे सिस्टम को चलाएगा कौन? यहीं से जन्म होता है व्यापार, वाणिज्य और देश की प्रशासनिक सेवाओं का। अनुच्छेद 301 पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। मतलब पूरा भारत एक साझा बाजार है। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी तो है, राइट? हाँ बिल्कुल। अनुच्छेद 302 संसद को यह शक्ति देता है कि वो सार्वजनिक हित में इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सके। मान लीजिए किसी राज्य में आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज या दवाओं की भारी कमी हो गई है, तो संसद कानून बनाकर दूसरे राज्यों से वहां माल भेजने के नियम तय कर सकती है, ताकि पूरे देश में संतुलन बना रहे। और अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसके लिए हर कैंडिडेट दिन रात एक कर रहा है, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स। यहाँ एक बहुत बड़ा प्रीलिम्स अलर्ट है, अनुच्छेद 312, जो अखिल भारतीय सेवाओं या ऑल इंडिया सर्विसेज से संबंधित है। भारत में अभी IAS, IPS और IAFOS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। यहाँ एग्जामिनर ट्रैप लगाता है कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति किसके पास है। और कैंडिडेट्स अक्सर यहाँ संसद या लोकसभा टिक कर देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये विशेष शक्ति सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं। रैंकर्स फोकस हियर, क्योंकि ये सवाल कट ऑफ डिसाइड करता है। और इसके पीछे का क्यों समझना बहुत दिलचस्प है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी काम तो राज्यों में करते हैं, लेकिन उनकी नियंत्रण शक्ति केंद्र के पास होती है। इसलिए राज्यों के अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी था कि कोई भी नई सेवा तभी बने जब राज्यों का सदन यानी राज्यसभा 2/3 बहुमत से इसके लिए राजी हो। ये लॉजिक कैंडिडेट्स के बहुत काम आएगा, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इन अधिकारियों को राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए अनुच्छेद 311 को एक मजबूत ढाल के रूप में रखा गया है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को उस अधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत या डिसमिस नहीं किया जा सकता जिसने उसे नियुक्त किया था। साथ ही उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिए बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है लोक सेवा आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशंस।
अनुच्छेद 315 ये स्पष्ट करता है कि संघ के लिए एक यूपीएससी होगा और राज्यों के लिए स्टेट पीएससी होगा। यहाँ कैंडिडेट्स के मन में जेपीएससी यानी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर भी डाउट रहता है। क्या दो राज्य मिलकर एक ही आयोग बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त आयोग बना सकते हैं, जिसे जेपीएससी कहते हैं। और फिर अनुच्छेद 320 इन आयोगों के कार्यों का विस्तार से वर्णन करता है, जैसे परीक्षाएं आयोजित कराना, पदोन्नति के नियम तय करना आदि। एज वी टीचर दिशांत एसएससी इन अनुच्छेदों के बीच का बारीक अंतर ही कट ऑफ क्लियर करवाता है। कैंडिडेट्स को सिर्फ आर्टिकल्स के नंबर नहीं बल्कि उनके एप्लीकेशन को भी समझना होगा। एकदम सही। और इसी जज्बे और एप्लीकेशन के लिए एक लाइन बनती है, रास्ते मुश्किल है पर मंजिल भी खास है। आर्टिकल 315 में ही तो हर अफसर की आस है। क्या बात है। अब हम बढ़ते हैं भाग 14A की ओर, जो अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे मूल संविधान में नहीं रखा गया था। जब अदालतों पर मुकदमों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया। ये अपने आप में वनडे एग्जाम्स का एक सीधा प्रश्न है। और इसमें 2 बहुत ही कंफ्यूजिंग आर्टिकल्स हैं, है ना? हाँ, इसमें 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 323A और 323B। अनुच्छेद 323A केवल प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित हैं, जो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के विवादों को सुलझाते हैं, जैसे कैट यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। वहीं अनुच्छेद 323B अन्य विषयों के लिए है, जैसे टैक्स, लेबर विवाद या किराया अधिकरण। Here's where it gets really interesting. अब हम आ गए हैं भाग 15 पर, जो हर लोकतांत्रिक देश की धड़कन है, चुनाव या इलेक्शंस। प्रशासनिक अधिकारियों की बात तो हो गई, लेकिन उनके ऊपर जो राजनीतिक नेतृत्व बैठेगा उसे कौन चुनेगा? अनुच्छेद 324 भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करता है। इसमें चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को सौंपी गई है। और यहीं पर एग्जामिनर सबसे बड़ा ट्रैप सेट करता है। सीरियस कैंडिडेट्स इसे बहुत ध्यान से डिकोड करें। भारत निर्वाचन आयोग संसद के चुनाव कराता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है और राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी कराता है, लेकिन ये पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराता। और यही वो पॉइंट है जहां सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। एग्जैक्टली। पंचायतों के लिए हर राज्य में एक अलग राज्य निर्वाचन आयोग होता है। परीक्षा के दबाव में अक्सर कैंडिडेट सोचते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग, नाम में भारत लगा है तो देश के सारे चुनाव वही कराएगा, और बस यही वो एग्जामिनर के जाल में फंस जाते हैं। ये ट्रैप एसएससी और रेलवे एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट है। इसके बाद चुनाव से ही जुड़ा है अनुच्छेद 326, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज के आधार पर होंगे। और इसका सबसे बड़ा की फैक्ट जो बार बार रिपीट होता है वो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। इसी संशोधन के जरिए हमारे देश में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। यह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का एक बहुत बड़ा कदम था। और सच कहें तो 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार तो मिल जाता है, लेकिन उस युवा ऊर्जा की असली परीक्षा तब होती है जब रिजल्ट आता है। इसलिए ये लाइन एकदम से ठीक बैठती है। वोट देने का अधिकार तो 18 में मिल गया, पर मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए आज भी रातों से लड़ना पड़ता है। ये एक बहुत ही यथार्थवादी बात कही आपने। अब हम भाग 16 की ओर चलते हैं, जिसमें विधायिका में आरक्षण की बात की गई है। देखिए, लोकतंत्र तभी सफल है जब हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए यानी एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। इसी तरह अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही राष्ट्रीय आयोगों या नेशनल कमीशंस का ढांचा समझना बहुत जरूरी है। अगर हम उन 3 ढालों वाले विजुअल को इमेजिन करें जो समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। पहली ढाल है अनुच्छेद 338, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। दूसरी ढाल है अनुच्छेद 338A, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए है। और तीसरी ढाल को भी नहीं भूलना चाहिए। लिए
आयोग बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हम देखते हैं कि संविधान निर्माताओं ने सिर्फ अधिकार देकर नहीं छोड़ा, बल्कि उन अधिकारों को लागू करवाने के लिए संस्थागत ढांचे भी तैयार किए। इसके बाद जो विषय आता है वो भाग 17 में हमारी अस्मिता से जुड़ा है, संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 स्पष्ट करता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को ये निर्देश देता है कि वह हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए काम करें, ताकि ये भारत की मिलीजुली संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। Under the guidance of Rahul Prakash sir and their team, हम हमेशा एस्पिरेंट्स को इन आर्टिकल्स को क्रोनोलॉजी में याद रखने की सलाह देते हैं। जब कैंडिडेट्स एक कहानी की तरह क्रम से आगे बढ़ते हैं, पहले पैसा, फिर सेवा, फिर चुनाव, फिर आरक्षण और अंत में भाषा, तो चीजें दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती हैं। बिल्कुल, क्रोनोलॉजी और लिंकिंग ही वनडे एग्जाम्स का मूल मंत्र है। बिना लिंकिंग के इतने सारे आर्टिकल्स याद रखना लगभग नामुमकिन है। और भाषा की बात चल रही है तो एस्पिरेंट्स की भावनाओं को शब्दों में पिरोते हुए ये शायरी बनती है। सिलेबस के समुंदर में गोते लगा रहे हैं, राजभाषा पढ़ते पढ़ते खुद को अफसर बना रहे हैं। बहुत ही शानदार। अब हम संविधान के उस हिस्से पर आते हैं जो देश के सबसे चुनौतीपूर्ण समय के लिए बनाया गया है, आपातकालीन प्रावधान या इमरजेंसी प्रोविजंस, भाग 18। इसमें 3 प्रकार के आपातकाल हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ये युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में घोषित होता है। और अनुच्छेद 353 बताता है कि जब ये उद्घोषणा लागू होती है तो उसका प्रभाव क्या होगा, जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों तक हो जाना, यानी पूरा ढांचा एकात्मक हो जाता है। दूसरा है राज्य आपातकाल, जिसे हम आम बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहते हैं। यह अनुच्छेद 356 के तहत आता है, जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। लेकिन सबसे दिलचस्प है अनुच्छेद 360, जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये तब लगाया जा सकता है जब भारत या उसके किसी हिस्से की वित्तीय स्थिरता खतरे में हो। और यहाँ फिर से एक एग्जाम ट्रैप अलर्ट है। एग्जाम में कई बार सवाल घुमाकर पूछा जाता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 360 कितनी बार लगाया गया है। इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है, आज तक कभी नहीं। 1991 के उस भयानक आर्थिक संकट के समय भी भारत ने वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया था। ये फैक्ट कैंडिडेट्स को हर हाल में याद रखना चाहिए। इसके बाद आता है भाग 20, जो इस बात का प्रमाण है कि हमारा संविधान कोई रुकी हुई किताब नहीं है, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है। हम बात कर रहे हैं संविधान के संशोधन की, जो अनुच्छेद 368 में है। अगर हम इसके फ्लो चार्ट को एक कहानी की तरह समझें तो सबसे पहले विधेयक की प्रस्तुति होती है। इसे संसद की किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे राज्य विधानमंडलों में इसे पेश नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो स्टेप आता है वो कैंडिडेट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, सदनों में विशेष बहुमत। हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट अक्सर सिर के ऊपर से निकल जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। विशेष बहुमत का मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए संसद एक क्लासरूम है जहां कुल 100 बच्चे हैं। विशेष बहुमत के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, क्लास के कुल बच्चों के आधे से ज्यादा की हाँ चाहिए, यानी कम से कम 51 बच्चों का समर्थन। ये कुल सदस्य संख्या का बहुमत है। और दूसरी शर्त यह है कि उस दिन जितने बच्चे क्लास में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से हर 3 में से 2 बच्चों का राजी होना जरूरी है। यह उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 है। जब ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तब जाकर विशेष बहुमत साबित होता है। और अंत में जब दोनों सदन इसे पारित कर देते हैं तो यह राष्ट्रपति की सहमति के लिए जाता है, जिसके बाद ही संविधान में संशोधन होता है। ये क्लासरूम वाला उदाहरण सच में बहुत ही शानदार था। इससे विशेष बहुमत का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। और बदलाव की इसी थीम पर एस्पिरेंट्स के लिए एक लाइन, संविधान तो संसद ने 368 में बदल दिया, पर हमारी किस्मत सिर्फ हमारी मेहनत बदलेगी। बिल्कुल, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आगे बढ़ते हुए हमें भाग 21 में राज्यों के लिए विशेष उपबंध को भी देखना होगा। अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष प्रावधान है। इसी तरह एक पूरी क्रोनोलॉजिकल सीरीज है। अनुच्छेद 371A नागालैंड के लिए, अनुच्छेद 371B असम के लिए और इसी तरह अन्य राज्यों के लिए।
साथ ही अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक संदर्भ को भी समझना होगा, जो जम्मू कश्मीर के लिए एक अस्थायी उपबंध था। और एग्जाम में ये कैसे पूछा जाता है? परीक्षा के लिहाज से इस भाग से सीधा मैच द फॉलोइंग का सवाल बनता है, जहां एक तरफ अनुच्छेद होते हैं और दूसरी तरफ राज्य। तो इसकी एक लिस्ट बनाकर दीवार पे चिपका लेना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। रही कहा आपने। अब समय आ गया है एक 360 डिग्री एनालिसिस का, हमारी टॉप आर्टिकल्स चीट शीट। चलिए क्विक रिवीजन करते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल के बाहर यही काम आती है। वित्त से जुड़े प्रमुख अनुच्छेद हैं 280 वित्त आयोग और 300A संपत्ति का अधिकार। सेवाएं या सर्विसेज में 312 अखिल भारतीय सेवाएं और 315 यूपीएससी और स्टेट पीएससी। चुनाव के लिए 324 चुनाव आयोग और 326 वयस्क मताधिकार। आपातकाल के 3 पिलर्स 352 राष्ट्रीय, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय, और अंत में संशोधन 368। एज वी टीच एट दिशांत एसएससी, परीक्षा से एक दिन पहले यही चीट शीट सबसे बड़ा हथियार बनती है। उस आखिरी रात में पूरे पोथे पढ़ने का समय नहीं होता। ये की पॉइंट्स ही कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? हमने कॉन्सेप्ट्स तो गहराई से समझ लिए, लेकिन चलिए अब इस ज्ञान को टेस्ट करते हैं हमारे MCQ चैलेंज में। वनडे एग्जाम्स में एलिमिनेशन तकनीक कैसे काम करती है, ये देखना बहुत जरूरी है। हमारा पहला MCQ है, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, इसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। कथन 2, यह एक वैधानिक निकाय है। यहाँ ऑप्शंस है, A केवल 1 सही है, B केवल 2 सही है, C दोनों सही है, D कोई भी सही नहीं है। चलिए इसमें एलिमिनेशन तकनीक लगाते हैं। सीधे जवाब पर नहीं कूदना है। कथन 1 को देखते हैं। हमने अभी चर्चा की कि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग की बात करता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब कथन 2 पर आते हैं। हमने सेशन की शुरुआत में ही इस बड़े ट्रैप को डिकोड किया था। चूंकि वित्त आयोग का उल्लेख सीधे संविधान के अनुच्छेद 280 में है, यह एक संवैधानिक निकाय है। इसे संसद ने किसी अधिनियम से नहीं बनाया है, इसलिए यह वैधानिक निकाय नहीं हो सकता। मतलब कथन 2 गलत हो गया। बिल्कुल। अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो एलिमिनेशन के बाद हमारे पास सिर्फ एक सही विकल्प बचता है, और वो है विकल्प A, यानी केवल कथन 1 सही है। परफेक्ट। एलिमिनेशन। अब MCQ 2 पर चलते हैं, जो चुनाव से जुड़ा है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? ऑप्शंस हैं, A आर्टिकल 320, B आर्टिकल 324, C आर्टिकल 326, D आर्टिकल 330। इसे भी लॉजिक से सॉल्व करते हैं। आर्टिकल 320 को देखें तो ये लोक सेवा आयोगों के कार्यों से जुड़ा है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। आर्टिकल 326 की बात करें तो ये वयस्क मताधिकार यानी वोट देने के अधिकार की बात करता है, ये चुनाव आयोग के गठन की बात नहीं करता। और आर्टिकल 330 तो लोकसभा में SC/ST आरक्षण से संबंधित है, तो 3 ऑप्शंस बाहर हो गए। बचा क्या? आर्टिकल 324। यही वो अनुच्छेद है जो चुनावों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित करता है। ये लॉजिक एग्जाम हॉल के प्रेशर में बहुत काम आता है। अब MCQ 3 आपातकाल की चुनौती। प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ऑप्शंस है, A आर्टिकल 352, B आर्टिकल 356, C आर्टिकल 360, D आर्टिकल 368। अगर कैंडिडेट्स को क्रोनोलॉजी याद है तो आपातकाल भाग 18 में है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, जो युद्ध या विद्रोह के समय लगता है, तो ये नहीं हो सकता। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता यानी राष्ट्रपति शासन है, ये भी एलिमिनेट हो गया। 368 तो संविधान संशोधन की शक्ति है, जो भाग 20 में आता है। तो वित्तीय स्थिरता को जब खतरा होता है तो उसके लिए अनुच्छेद 360 ही बचता है। और याद रहे, ये भारत में आज तक कभी लागू नहीं हुआ है। और अब आज का आखिरी सवाल, जो सीधा PYQ स्पॉटलाइट से है, SSC CGL 2022 का वास्तविक प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? जाहिर है, अभी हमने इसका फ्लो चार्ट और वो क्लासरूम वाला विशेष बहुमत का उदाहरण डिस्कस किया है। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हमें एग्जामिनर के पैटर्न के बारे में क्या बताते हैं। वो हमें ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि SSC या रेलवे जैसे एग्जाम्स में सीधे और स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान बार बार रिपीट होते हैं। इसका सही उत्तर अनुच्छेद 368 है, जो भाग 20 के अंतर्गत आता है। जो कैंडिडेट्स इन बेसिक लेकिन बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं, वो मेरिट लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर लेते हैं।
तो चलिए पूरे सेशन का एक त्वरित रिकैप कर लेते हैं। आज हमने भाग 12 से 20 तक के उन सभी अहम हिस्सों को कवर किया जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। हमने उन ट्रैप्स को पहचाना जहां अच्छे एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं, जैसे ये समझना कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, वैधानिक नहीं। ये जानना कि नई अखिल भारतीय सेवा बनाने की शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास है। ये ध्यान रखना कि ECI यानी भारत निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव नहीं कराता, और ये याद रखना कि देश में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 आज तक कभी नहीं लगा। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के लिए कुछ प्रमुख टेकअवेज हैं जिन्हें कैंडिडेट्स को भूलना नहीं है। 44वां संविधान संशोधन जिसने संपत्ति के अधिकार को मौलिक से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया। 61वां संशोधन जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की। और अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत की वो प्रक्रिया जिसे हमने क्लासरूम के उदाहरण से समझा। ये सभी पॉइंट्स परीक्षा के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। ये रिवीजन ही एग्जाम में रैंक तय करेगा। अब इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले मैं चाहती हूँ कि सभी सीरियस कैंडिडेट्स एक नए और गहरे विचार पर मंथन करें। संविधान निर्माताओं ने हमें अधिकारों और संस्थाओं का एक बहुत ही मजबूत ढांचा तो दे दिया, संपत्ति के अधिकार से लेकर चुनाव आयोग तक। लेकिन आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में, जहां डेटा ही नई संपत्ति है, क्या हमारे संविधान को डेटा प्राइवेसी और साइबर अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक नए विशेष भाग की आवश्यकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक ऐसा युग जहां हर इंसान की डिजिटल पहचान मॉनिटर हो रही है। क्या भारत को एक नए मौलिक अधिकार या नए संवैधानिक ढांचे की जरूरत है? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। कैंडिडेट्स को निरंतर अपने नोट्स रिवाइज करते रहना चाहिए और अपनी तैयारी को एक नई धार देते रहना चाहिए। शुभकामनाएं। आज के इस डीप डाइव का लक्ष्य बहुत स्पष्ट और सीधा है। SSC,